जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग सेकंड लेक्चर में आ गए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग भाई रिजल्टेंट ऑफ फोर्स देखेंगे, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ देखेंगे फोर्सेस का। उसके बाद हम पैरेलल फोर्सेस देखेंगे, लाइक फोर्सेस देखेंगे, अनलाइक फोर्सेस देखेंगे। यहाँ पे हम लोग 4-5 बेसिक और चीजें देखेंगे जिससे हम लोग एग्जाम्पल्स को डील कर पाएंगे। ठीक है, ये सारा सब बेसिक्स है। इसके आने के बाद ही आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। याद रखेंगे यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स क्या होता है। देखो, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर आप 2, 4, 10, 20, 50 जितने भी तरीके से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस फोर्स का जो सम है वो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। यानी इकलौता रिजल्टेंट है अकेला फोर्स। अगर 10 आदमी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उनका जितना फोर्स लग रहा है उसके बराबर में किसी 11वें आदमी का एक फोर्स अकेले का, तो उसे हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे समझ लो, वर्ड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अ नंबर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, F1, F2, F3 बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। एक्टेंड ऑन अ पार्टिकल, किस पे? किसी पार्टिकल पे अप्लाई हो रहे हैं, बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं, वॉट एवर इट मे बी। इफ देयर एग्जिस्ट अ सिंगल फोर्स आर, ठीक है, अकेला एक आर ऐसा फोर्स एग्जिस्ट हो विच हैज द सेम इफेक्ट ऑन द पार्टिकल। यानी कि F1, F2, F3 डॉट 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 बहुत सारे फोर्सेस है भाई। इन फोर्सेस को मिला के जितना भी अकेल इफेक्ट हो रहा है पार्टिकल पे, उतना तो किसी एक फोर्स आर के द्वारा हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एज ऑल द अबोव फोर्सेस F1, F2 डॉट डॉट आगे चलते जाएंगे, देन आर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। आर को ही हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3 डॉट 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 कहेंगे। यानी कि हर एक फोर्स का रिजल्टेंट कैसे हो गया? F1, F2, F3, F4 को आपने ऐड कर दिया के बराबर जो एक फोर्स नया तैयार होगा। ठीक है, मान के चलो 10 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, इनको 10 फोर्स को आप ऐड कर दे किसी पार्टिकल पे। हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और 10 लोग फोर्स लगा रहे हैं, किसी पत्थर को उठा रहे हैं, बराबर। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? अगर हम इन फोर्स को ऐड कर दे तो अपना रिजल्टेंट हो जाता है, यानी कि एक नया फोर्स अपना तैयार हो जाता है, उसे हम रिजल्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फोर्सेस आर कॉल्ड द कंपोनेंट। यहाँ पे जितने भी F1, F2, F3 ये सारे है ना, ये सारे कंपोनेंट कहलाते हैं इस आर के रिजल्टेंट के। नाउ द पार्टिकल यहाँ पे 2 बार लिख दिया, पार्टिकल एक्टेड ऑन by a number of forces F1, F2 is said to be in equilibrium if their resultant are equal to 0। ठीक है, तो जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेंगे जब उनका रिजल्टेंट जो है वो 0 आ जाए। और रिजल्टेंट 0 तभी आता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब आप फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कोई मूवमेंट ना हो रही हो किसी भी बॉडी में, तब हम उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक पार्टिकल है भाई, यहाँ पे आपने इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाया या 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में भी आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो जब अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे और बराबर के लगेंगे तो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा? आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन है। एक पत्थर को सामने, एक चेयर है या कोई एक वस्तु है, उसको एक व्यक्ति इधर खींच रहा है उतनी ही ताकत से, एक व्यक्ति इधर खींच रहा है उतनी ही ताकत से, तो वही के रह गया। तो फोर्स क्या हो गया? एकदम दोनों माइनस हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट हो जाएगा 0। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है भाई? देखो, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया है, ठीक है, और इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। बुक में थोड़ा सा, यहाँ पे जो आपकी नई बुक है नागपुर यूनिवर्सिटी की, उसमें काफी शॉर्ट में दिया है। यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस डायग्राम को। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लॉ क्या है भाई, पैरेललोग्राम का फोर्स का लॉ क्या बोल रहा है। यहाँ से लेके इसे हम लोग यहाँ तक लिखेंगे। इफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, 2 फोर्स है अपने पास, किसी एक पॉइंट से पे एक्ट कर रहे हैं। मान के चलो वो पॉइंट है आपका O। ठीक है, तो पहला फोर्स हो गया आपका P, दूसरा हो गया आपका Q, दूसरा फोर्स हो गया आपका Q, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। बाय द 2 एडजेसेंट साइड, 2 एडजेसेंट साइड में के द्वारा देखो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, 2 एडजेसेंट साइड में फोर्स अप्लाई हो रहा है पैरेललोग्राम के। ड्रॉन थ्रो देयर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस पॉइंट से 2 फोर्स निकल रहे हैं पैरेललोग्राम के एडजेसेंट डायरेक्शन में। देयर रिजल्टेंट विल बी, इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो रिप्रेजेंट बाय कंप्लीटली बाय द
डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इसे हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया पैरेललोग्राम लॉ? ठीक है, हाँ, क्या हो गया पैरेललोग्राम लॉ? लॉ ये कह रहा है भाई, ये जो पी और क्यू एडजेसेंट साइड पे जो जितने भी फोर्स है, ठीक है, तो अकेले डायगोनल पे जो फोर्स है अपना आर नाम का, ये जो आर नाम का अपने पास फोर्स है, ये बराबर होंगे। ठीक है, तो ये देयर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंट कंप्लीटली बाय द डायगोनल। तो इसका जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, किसके द्वारा? ओसी की, यानी ओसी डायगोनल के द्वारा बताया जा रहा है थ्रू द पॉइंट। लेट थ्रू द पॉइंट यानी इस पॉइंट से जो डायग्राम है डायगोनल है, वो है डायगोनल ओसी। लेट टू फोर्सेस P एंड Q रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो फोर्स ले लिया हमने P और Q, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, और वो O पॉइंट से है। O इज द उनका एप्लीकेशन पॉइंट है, जहां से फोर्स निकल रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, बाय OA एंड OB। OA ये OA डायरेक्शन में और OB डायरेक्शन में। तो OACB क्या है भाई? आपका पैरेललोग्राम है। द रिजल्टेंट आर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ओसी। तो रिजल्टेंट, इन दो फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है? ओसी डायगोनल के द्वारा। ड्रॉ CD परपेंडिकुलर O। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक CD को परपेंडिकुलर बना देते हैं भाई। यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया, किस पे? OA पे। हमने OA पे एक परपेंडिकुलर निकाल लिया। AC एंड OB, देखिए भैया OB के बराबर में क्या है? पैरेलल में। इसे पैरेललोग्राम क्या कहते हैं? दो साइड्स आर पैरेलल। तो OB के बराबर में क्या है भाई? AC है। तो अगर OB का फोर्स अगर Q है, तो इसका भी फोर्स क्या रहेगा? Q रहेगा। इसका फोर्स P है, तो इसका भी रहेगा P। तो AC एंड OB आर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर AC रिप्रेजेंट्स Q। तो AC भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां से हम लोग ये CAD वाली डायग्राम देखें, तो ये CD वाली है। अगर ये अल्फा मान के चलो एंगल, ठीक है, ये 90 के सामने कोई एंगल है भाई, इसको मान लिया अल्फा, और ये जो बची हुई टर्म है अल्फा में 180 में से अल्फा माइनस कर देंगे, तो ये बचा हुआ एंगल आ जाता है आपका। ठीक है, OD CAD मान के चलो, CAD अपने पास अल्फा है, ठीक है, अपन ने अल्फा मान के चला। OD इक्वल्स टू, OD को हम लोग क्या बोलेंगे? OD जो है भाई OA प्लस AD है, OA प्लस AD है। तो OA प्लस AD कर दिया, यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया अपन ने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की। मल्टीप्लाई भी AC से कर दिया, डिवाइड भी AC से कर दिया। तो AD बाई AC, AD क्या है भाई? ये AD एडजेसेंट साइड है, और ये AC क्या है? हाइपोटेनियस है। तो कॉस का फॉर्मूला है कॉस अल्फा। क्या फॉर्मूला है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? AC। तो यहाँ पे आ गया इसके जगह, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इसको कॉस अल्फा। ये हो गया भाई आपका कॉस अल्फा। AC की वैल्यू कितनी है? Q है, और OA की वैल्यू कितनी है? P प्लस Q कॉस अल्फा आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई? OD की वैल्यू मिल गई। नाउ CD निकालेंगे भाई। CD देखो यहाँ पे CD, ठीक है, CD इक्वल्स टू हम लोग अरेंजमेंट कर देते AC अपॉन AC, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय। तो CD बाय AC, CD बाय AC, देखो ये CD क्या है? अपोजिट साइड है ना भाई। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा? CD अपॉन AC। तो CD अपॉन AC यानी साइन अल्फा, और AC की वैल्यू कितनी आपके पास? Q। तो CD की भी वैल्यू आ गई Q साइन अल्फा। अब आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? जो डायगोनल का जो स्क्वायर होता है, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो ये आपका हाइपोटेनियस है भाई, OC का स्क्वायर इक्वल टू क्या? OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। OD की वैल्यू कितनी है? OD की वैल्यू आपके पास P प्लस Q कॉस अल्फा का स्क्वायर कर देंगे। CD की वैल्यू कितनी है हमारे पास? Q साइन अल्फा का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे, A स्क्वायर प्लस ट्वाइस B प्लस B स्क्वायर, यहाँ पे Q स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। Q स्क्वायर, यहाँ पे Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो Q स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका 1। क्या बचेगा? 2PQ कॉस अल्फा। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा बचा। R स्क्वायर है, उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। और यही आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला, R का फॉर्मूला है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट यानी टोटल, आपका टोटल रिजल्टेंट आ गया है, फाइनल रिजल्टेंट, उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, यानी टोटल रिजल्टेंट यानी आ जाना, फाइनल फोर्स आपका निकल जाना। अब टेन थीटा, हम लोग टेन थीटा कैसे निकालेंगे भाई? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, CD अपॉन AD। CD की वैल्यू कितनी है अपने पास? CD की वैल्यू है Q साइन अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी है? AD की वैल्यू, AD की वैल्यू है, अगर हम निकाले, नहीं सॉरी,
सी डी, ठीक है, सी डी अपॉन ओ डी, सी डी अपॉन ओ डी, पी प्लस क्यू, हाँ सी डी अपॉन ओ डी, पी प्लस क्यू। तो यहाँ पे देखिए सी डी की वैल्यू अपने पास कहाँ है भाई, सी डी की वैल्यू है क्यू साइन अल्फा और ओ डी की वैल्यू है पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। इस तरीके से अपन ने टेन थीटा का फॉर्मूला लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टेन को इधर भेजेंगे हम तो टेन इनवर्स हो जाएगा। तो ये जो बेटा फार्मूला निकला ये आपका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है, इसे हम लोग डायरेक्शन कहेंगे, रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट से नाम इसे दे देंगे। तो ये पी क्यू फोर्स से अपन को आर नाम का रिजल्टेंट इस तरीके से मिलता है। बुक में आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट दिया है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो ये आर का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, यानी अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा, और यहाँ पे थीटा का फॉर्मूला टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे इसके तीन केसेस है, क्या केसेस है यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। केस नंबर 1, यहाँ पे केस नंबर 2 सारा मैं समझा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। भैया इसके 3 केसेस है, क्या केसेस है, इसके 3 केसेस है भैया। पहला नंबर का, अगर मान के चलो ये P, ये पूरा का पूरा Q P में चिपक जाए, पूरा ऐसी हो जाए, ये जो आपका पैरेललोग्राम है इसका अल्फा 0 हो जाए, ठीक है, एंगल 0 हो जाए, अल्फा हो गया 0, ठीक है। अगर अल्फा हो गया 0 तो ये लाइन पूरी की पूरी इसमें चिपक गई, एंगल तो रहेगा ही नहीं ना, ये पे एंगल बना हुआ है जो है, ऐसे खड़े है तो एंगल है, ठीक है। अगर ये ऐसे हो गए तो एंगल रहेगा नहीं, अल्फा अगर 0 हो गया, अगर अल्फा 0 हो गया तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपको क्या मिलेगा, आर इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस 2p क्यू, यानी अंडर रूट में p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यानी p प्लस क्यू आपको रिजल्टेंट मिलेगा आर, अगर अल्फा 0 हो रहा है। दूसरी बात, अगर अल्फा 0 हो रहा है तो ये तो ठीक है, थीटा नहीं मिलेगा। अगर अल्फा की वैल्यू आपके पास पाए है, ठीक है, अब ये जो पूरा अल्फा है, अब ये जो डायग्राम है आईसी और आईसी है, अब ये डायग्राम को पूरे इस तरीके से, ये जो लाइन है आप आईसी बना दो, ये ओ है और ये भी डायग्राम, तो ये जो लाइन है इसको आईसी ना खींचते हुए अब इसको पूरा इस तरीके से बना दो, यहाँ पे बना दो। तो यहाँ पे जो है भैया एंगल जो है वो पाए यानी कि 180 हो गया। तो अगर अल्फा पाए हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर की वैल्यू अगर अल्फा पाए हो गया तो कहाँ है, हम लोग आर की वैल्यू रख देंगे, तो कॉस पाई इज -1, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है आपका P, यहाँ पे आ रहा है आपका Q, तो यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है। रिजल्टेंट कैसे, ये एक यहाँ से ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ से एक फोर्स इधर की ओर जा रहा है, एक फोर्स इधर की ओर जा रहा है, तो ये दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा भाई, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा P माइनस Q, ठीक है। कैसे आएगा, इसी का फॉर्मूले का उपयोग करके आएगा, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो -1 अगर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका p माइनस क्यू, ठीक है। तो p माइनस इसके अपन बड़ा क्यू लिखेंगे, स्मॉल क्यू नहीं लिखेंगे, कैपिटल क्यू लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका p माइनस क्यू। और तीसरी चीज़ कि भैया अल्फा इक्वल टू अगर 180, ठीक है, 90 अगर हो जाए, 90 यानी कि जिसे हम लोग कहेंगे π/2, अगर π/2 हो जाए, यानी कि ये जो लाइन है थोड़ा सा ऐसा खींच के सीधा रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये आपका इस पॉइंट से ये आपका P है, अब ये आपका Q बन जाए, ये हो गया Q, ठीक है, इस तरीके से हो गया, तो ये हो गया 90, ठीक है। अगर ये 90 हो गया तो आप क्या करेंगे, R इक्वल टू, ठीक है, R इक्वल टू 90 हो गया तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 इज 0, तो अंडर रूट में क्या बचा आपके पास, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ सकती है क्योंकि sin 90 इज 1, तो Q sin 90 होता है 1 और cos 90 होता है 0 अपॉन P, तो Q अपॉन P मिलेगा, आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे थीटा अगर π/2 हो, तो यहाँ पे 3 केस देखे, अगर थीटा अगर π/2 हो तो आपको R और थीटा दोनों मिलेगा, और अगर अल्फा अगर 0 है, और अगर यहाँ पे अगर अल्फा 0 है, याद रखेंगे, तो थीटा भी 0 हो जाएगा, तो थीटा आपको मिलने से रहा, ठीक है। अगर अल्फा यानी पाई हो गया तो यहाँ पे क्या है, थीटा है नहीं, थीटा भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो केस है भाई, अल्फा अगर 0 है तो थीटा भी 0, अल्फा अगर पाए है तो थीटा भी पाए, अगर अल्फा की वैल्यू π/2 है तो अल्फा भी मिलेगा, थीटा भी मिलेगा और आर भी मिलेगा। तो ये केसेस है पैरेललोग्राम के,
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन, लाइक फोर्स, अनलाइक फोर्सेस। दोस्तों अभी अपन पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन देखेंगे। पैरेलल फोर्सेस क्या होती है? देखिए पैरेलल फोर्सेस यानी बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो पैरेलल चलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे फोर्स है, 4 5 10 20 50 बहुत सारे फोर्सेस है। ठीक है, जरूरी ये सारे पैरेलल है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन। मान के चलिए किसी पॉइंट से फोर्स लगाया इधर तक गया, या फिर इस पॉइंट से फोर्स लगाया यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक ये पॉइंट से फोर्स लगाया, ये पॉइंट से फोर्स लगाया। ठीक है, पॉइंट नीचे के हो सकते हैं ऊपर के, ये लाइन ऑफ एक्शन है। 1 2 3 4 5, ये पांच फोर्सेस है और सारे के सारे एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। अब ये पैरेलल है तो जरूरी नहीं कि इनकी डायरेक्शन सेम हो। किसी की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी, इसकी भी डायरेक्शन अपर हो सकती है, इसकी डाउनवर्ड हो सकती है। तो डायरेक्शंस हमारी कुछ भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे जो पैरेलल फोर्सेस है, अभी हो गए पैरेलल फोर्सेस। लेट इसमें से हम लोग बहुत सारे हो सकते हैं, कोई दो ही मानेंगे, पी और क्यू को। ठीक है, पी और क्यू अपने पास दो पैरेलल फोर्सेस है एक्टिंग एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पे, ए पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं। देखो किसी पॉइंट के थ्रू ही एक्ट होते हैं, मैंने बताया। अभी फोर्स की अपन ने डेफिनेशन देखे, जिस पॉइंट से यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है वो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ से फोर्स अप्लाई हो गया, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल है। तो मान के चलिए एक ए पॉइंट है, एक क्या है अपने पास, बी पॉइंट है। ए पॉइंट से पी आ रहा है, बी पॉइंट से क्यू आ रहा है, ये दोनों कैसे पैरेलल है। अब ये दो पैरेलल फोर्सेस है, इसको दो तरीके से भागों में बढ़ गए हैं। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस दीज अराइज टू केसेस, दो केस है इसमें। क्या केस है भैया? पहला है लाइक फोर्सेस। लाइक फोर्सेस किसे कहेंगे? मान के चलिए पी और क्यू दो फोर्सेस है अपने पास, हैव द सेम डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड लाइक फोर्सेस। दो फोर्सेस है अपने पास पी और क्यू, अगर इनकी डायरेक्शन सेम है, जैसे इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है तो ये क्या कहलाएंगे? लाइक फोर्सेस कहलाएंगे। ठीक है, और अगर इनके डायरेक्शन भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, एक अपर की तरफ जा रहा है, एक डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, इफ पी एंड क्यू हैव द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, लाइक में क्या आ जाएगा? सेम डायरेक्शन। अनलाइक में क्या आ जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन। दे आर कॉल्ड द अनलाइक फोर्सेस एंड यहाँ पे लाइक फोर्सेस। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखा है? रिजल्टेंट। अब देखिए इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ए और बी, हमको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या होता है? दो फोर्स के हमको टोटल क्या होता है, हम लोग जैसे बचपन में अगर देखते थे मिड पॉइंट, अभी भी मैंने बताया रिजल्टेंट की डेफिनेशन क्या होता है, सम ऑफ द फोर्सेस, टोटल फोर्स कितना हो रहा है वो रिजल्टेंट है। ठीक है, तो टोटल फोर्स अगर लाइक फोर्सेस है तो मिडल में अप्लाई करेगा, और अगर अनलाइक फोर्सेस है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इंटरनल डिवीजन वाला फार्मूला आता है, यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन वाला फार्मूला आता है। अनलाइक फोर्सेस में एक्सटर्नल हो जाता है और लाइक फोर्सेस में इंटरनल वाला आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे सी रिजल्टेंट आ गया, ये आर, ये हो गया पी प्लस क्यू। यहाँ पे सी पे आएगा रिजल्टेंट, ये क्या हो जाएगा आपका पी माइनस क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा P माइनस क्यू। अब ये कैसे होगा? देखो द रिजल्टेंट आर इक्वल टू P प्लस क्यू। हम लोग क्या करते हैं, हर एक फोर्स को ऐड कर रहे हैं। अपन ने अभी रिजल्टेंट की डेफिनेशन देखी, F1 F2 F3 बहुत सारे फोर्सेस है, तो उनको अपन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अगर यहाँ पे दो ही फोर्स है, यहाँ पे अपन ऐड कर रहे हैं। दो डायरेक्शन ऑफ आर इज दैट ऑफ पी और क्यू, तो क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जो रिजल्ट आएगा उसकी भी डायरेक्शन वही रहेगी जो पी और क्यू की डायरेक्शन है। इट एक्ट्स एट पॉइंट सी, तो ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है भाई? सी पॉइंट पे ऐड कर रहा है। विच डिवाइड ए बी इंटरनली, इंटरनली इन द रेशियो, जो भी यहाँ पे रेशियो है ए सी और सी बी में यहाँ पे। तो अगर हम इंटरनल डिवीजन का फार्मूला ले तो भी आता है, मूवमेंट के डेफिनेशन का उपयोग करें तो भी आता है। देखो यहाँ पे इस तरीके से फोर्स नीचे अप्लाई हो रहा है, फोर्स नीचे अप्लाई हो रहा है, लेकिन किसके? एट पॉइंट सी के लिए। रिजल्टेंट कहाँ पे निकला है अपना? सी। तो ये देखो ये जो फोर्स है भैया, ये जो आपका फोर्स है क्यू, ये सी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सी के लिए यानी इधर मुड़ जाएगा, सी के तरफ मुड़ जाएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जो ये है ये कहाँ की तरफ जाएगा? ये भी सी की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो पी कहाँ पर है भाई? सी के लिए। ठीक है, रिजल्टेंट की तरफ, तो एट पॉइंट ए पर है। ठीक है, अबाउट द पॉइंट सी यानी इसकी और तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा पी, और यहाँ से क्या आ जाएगा? जिस पॉइंट पे। तो हम लोग मोमेंट का डेफिनेशन अभी इसके बाद देखेंगे। मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और जो है फोर्स। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लाइन पे ये परपेंडिकुलर बना है, तो इतना जो परपेंडिकुलर आने ये जो है आपका भाई पी फोर्स है। ठीक है, ये आपका पी फोर्स है, और ये जिस पे बना हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इतना, और ये आपका ए सी। तो हम लोग क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर, और ये जो मान के चलिए ए बी है मोमेंट की डेफिनेशन के अनुसार, ए बी इंटू हम लोग लिखते हैं पी। ठीक है, फोर्स इंटू, तो यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भाई माइनस पी डॉट ए सी प्लस क्या आ जाएगा? क्यू डॉट बी सी इक्वल टू आ जाएगा जीरो। ये माइनस पी जीरो के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? पी, पी डॉट ए सी इक्वल टू क्यू डॉट बी सी। सिमिलरली इस तरीके से रिजल्टेंट आर क्या हो जाएगा यहाँ पे?
रिजल्टेंट क्या हो जाएगा P माइनस क्यू, क्योंकि इनकी डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है। अगर हम रिजल्टेंट देखें तो एक इस तरीके से डायरेक्शन है, तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो किसी भी पॉइंट से तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अगर P बड़ा है तब हम P माइनस क्यू बोलेंगे, अगर Q बड़ा होता है तो Q माइनस P लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज P इज ग्रेटर देन। तो डायरेक्शन क्या हो रही है R की, इज दैट ऑफ P, क्योंकि P बड़ा है। अगर P बड़ा है तो R की डायरेक्शन P के तरफ जा रही है, ठीक है। Q के तरफ भी कब जाएगी, जब Q बड़ा हो जाएगा। इट एक्ट्स एट C विच डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, तो ये जो C है, ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है AB को, तो एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला उपयोग करेंगे तो भी आता है। और अगर देखो ये क्या हो रहा है, P किसके तरफ जा रहा है, C के तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस P डॉट AC, ठीक है। और ये Q किसके तरफ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज में माइनस होता है मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस होता है, वो हम लोग आगे की डेफिनेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा Q डॉट BC इक्वल टू 0, रिजल्टेंट इक्वल टू 0, तो ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो P डॉट AC इक्वल टू Q डॉट BC। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन रहा पैरेलल फोर्सेस, लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस का। इसके बाद की जो मेन डेफिनेशंस आती है वो आएगी मोमेंट की डेफिनेशन, और फिर हम लोग कपल की डेफिनेशन देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मोमेंट और कपल की डेफिनेशन देखने के बाद ही फिर आगे के हमको कोप्लेनर फोर्सेस और उसके थ्योरम्स और एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। तो एक बार स्टेप बनाते हुए चलिए, पहला लेक्चर देखिए, दूसरा लेक्चर देखिए, उसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे वो देखिए, एक स्टेप बाय स्टेप देखिए, तो आप बड़े से बड़े एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर पाएंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद।